हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट सभी की तैयारी आप सभी लोग करना प्रारंभ कर चुके होंगे। नोटिफिकेशन की खबर आप सभी लोगों को मिल चुकी होगी और काफ़ी लोग सुपर टेट का इंतजार कर रहे होंगे। तो उसी को देखते हुए काफ़ी समय से आप सभी का मैसेज आ रहा था, आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि क्लासेस को जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। तो आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि हमारी काफ़ी समय बाद एक पहली क्लास है जो हम प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चंस को करा रहे हैं। तो यूपी टेट सुपर टेट की लगातार क्लासेस के लिए आज ही सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कम समय में पूरी तैयारी, डेली क्लासेस आपको मिलेंगे और आप अपनी तैयारी को आज ही परख लीजिए, फिर आपको पूरा सिलेबस वगैरह बताएंगे और क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, परखिए अपनी तैयारी को और कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में बात की जाए कि विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि उनको हम क्या कह देंगे, क्रिया विशेषण। यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तत्सम शब्दों की। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में जरूर इस टॉपिक से आते हैं। लेकिन पूछा क्या गया, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। यानी कि यहाँ पर केस हो गया, कर्ण हो गया, पर्ण हो गया, ये आपके तत्सम शब्द दिए गए। और कैस शब्द जो आपका दिया गया है, ये तत्सम शब्दों के अंतर्गत नहीं आता है। कैस शब्द को सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो विदेशज शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पर आपका ये कैस शब्द जो है वो अन्य से भिन्न है, तो हम लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अरे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर एक आपको वाक्य दिया गया कि भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। तो जब हम इस प्रकार के शब्दों को, इस प्रकार के वाक्यों को लिखते हैं, तो ये आपके इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। और थर्ड नंबर क्वेश्चन के हम सी को बिल्कुल टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, कम से कम समय में लगातार क्लासेस आपको मिलेंगी। सुपर टेट जूनियर, सुपर टेट प्राइमरी, यूपी टेट और सी टेट सभी की क्लासेस आज से आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये पहला हमारा मॉक टेस्ट है। कम से कम समय में तैयारी के लिए टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा, और इसका पीडीएफ भी अभी तुरंत आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ बताइए। चलिए जल्दी से फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। गूंगे का गुड़ यानी कि ऐसी बात कही गई है कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वो विशेषता नहीं बता पाएगा, अपने अनुभव शेयर नहीं कर पाएगा। यानी कि डी नंबर ऑप्शन, अव्यक्त अनुभव, यानी कि जिसे हम व्यक्त ना कर सकें उसे हम गूंगे के गुड़ मुहावरे के रूप में कह देते हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, सही लोकोक्ति चुनिए। यहाँ पर चुननी बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे आगे लेवल बढ़ाते रहेंगे, क्वेश्चंस को समझाते रहेंगे। मेन चीज है आप लोग आज से ही क्लास से जुड़ते रहें। सही लोकोक्ति चुनिए। संत रविदास ने ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ। उनका दृढ़ विश्वास क्या था, उनका दृढ़ विश्वास था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये एक प्रकार की लोकोक्ति है, यानी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है अगर आपका मन चंगा है, यदि आप अपना मन साफ रखते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन ये एक प्रकार की लोकोक्ति के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम किस रूप में जानते हैं। ये कई बार अलग अलग रूप में क्वेश्चन पूछा गया और सभी बार इसके अलग अलग आंसर होते हैं। यहाँ पर पूछा गया जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अद्वितीय कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों, अद्वितीय कहा जाता जिसके समान कोई दूसरा ना हो। और आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए जल्दी से, कौन सा स्वर जो है वो दीर्घ स्वर के रूप में किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अय की मात्रा, अय जो लिखा हुआ है इसमें 2 मात्राएं इस प्रकार की लगती हैं, आपने देखा होगा डबल मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या होता है, ये दीर्घ स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाकी आ हो गया, ई हो गई, ऊ हो गई, आपके सभी लघु स्वर के रूप में आते हैं, ह्रस्व स्वर के रूप में आते हैं। ह्रस्व स्वर
यानी कि सिंगल मात्रा के रूप में ये हमेशा आते हैं। तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, इस वाक्य में सीता क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कितना घुमा कर पूछा गया, यूपी टेट में जरूर आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो सीता का मुख कैसा? चंद्रमा के समान है, यानी कि सीता यहाँ पर क्या हो गई? तो सीता यहाँ पर उपमेय के रूप में हो जाएंगी और हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मान लिया जाएगा। यहाँ पर आपका ए नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी? उत्तमावस्था का मतलब अगर हम लोग इंग्लिश में लेते हैं तो सुपरलेटिव कह देते हैं, यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री किसी चीज की होती है, सबसे उत्तम अवस्था जो होती है वो क्या होगी? निम्न शब्द की। तो निम्न, निम्नतर, निम्नतम। निम्नतर जो हो जाएगी वो मध्यमावस्था हो जाएगी, और जब हम बात करेंगे उत्तमावस्था की तो आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निम्नतम। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। क्वेश्चन आपके सामने, काश मैं उसे देख पाता। इसमें जो आपको ये चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह किसका चिन्ह है? क्वेश्चन चिन्ह से भी जरूर देखने को मिलेगा, और ये आपका विस्मय सूचक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काश के बाद जो चिन्ह लगा है इसे हम विस्मय सूचक चिन्ह के रूप में जानते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? विद्वान, विद्वान कैसा है? आपका पुल्लिंग शब्द, यानी कि मेल के लिए यूज किया जाता है। और जब हम बात स्त्रीलिंग शब्द की करते हैं तो यहाँ पर आपका विदुषी शब्द जो होता है वो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द के रूप में जाना जाता है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके चले आते हैं। इसी प्रकार से कवि कवित्री वाला आता है, और सेम टू सेम आपका वही विद्वान विदुषी में भी अंतर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन नासिक के है? नासिक व्यंजन यानी कि ऐसा व्यंजन जिसकी ध्वनि जो है नाक से निकलती है, नाक के माध्यम से निकलती, उसे हम क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन कहते हैं। और हमने आपको बताया था व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग कि अंतिम वर्ण होता है उसे नासिक की संज्ञा दी गई है, नासिक के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि ता, था, दा, धा, ना, यानी कि ना कैसा है? आपका अंतिम वर्ण है, 5वां वर्ण है, वही यहाँ पर कैसा दिख रहा है? नासिक ध्वनि के अंतर्गत आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बताइए। वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर आपको क्या करना? सही शब्द का चयन करना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। आशीर्वाद किस प्रकार से लिखा जाता है? तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। जिन्होंने ये चूज किया उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशीर्वाद इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ते रहिए, क्लासेस में अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यानी कि 3 आपको ऐसे यहाँ पर दिख रहे होंगे जो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, लेकिन एक यहाँ पर ऐसा जो कि वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो उन्हें हम सिनोनिम कहते हैं, यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची, यानी कि उसका जो पर्याय शब्द दिया गया। यहाँ पर आपका वायु का कौन कौन से हो जाते हैं? तो यहाँ पर आपका अनिल हो गया, मारुत हो गया और वात हो गया। ये तीनों आपके वायु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन बी नंबर ऑप्शन जो आपका दिया गया ये आपका वायु का पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अनल किसका पर्यायवाची शब्द है, अनल का अर्थ क्या होता है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हम लोग बात करते हैं हर्ष के विलोम की। तो हर्ष का अर्थ क्या होता है? हर्ष का अर्थ होता है किसी के लिए खुशी मनाना, हर्ष एंजॉय करना। और इसके विलोम शब्द की जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, विषाद। हर्ष का विलोम जो होता है उसे हम सीधे शब्दों में विषाद कहते हैं। विलोम शब्द जरूर आपका आएगा, और काफी ऐसे शब्द होते हैं जो हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो या आपने इतने ध्यान से ना देखे हों। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जो तीनों
कालों का देवता हो उसे क्या कह देखता हो, सॉरी देखता हो, जो तीनों काल देखता हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कह देते हैं त्रिकालदर्शी। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसे हम त्रिकालदर्शी की संज्ञा दे देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है। ढेर सारा मक्खन यानी कि हमको क्या मालूम है, हमको यहाँ पर क्वांटिटी तो मालूम है लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं मालूम है कि 1 किलो है कि 5 किलो कितना है। तो यहाँ पर जब सटीक आंसर की बात की जाएगी तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के दो होते, एक निश्चित होता है, जब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट संख्या मालूम हो तो वहाँ निश्चित हो जाता है, लेकिन हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी जब नहीं पता तो हम अनिश्चित परिमाणवाचक कर देंगे और डी नंबर ऑप्शन चूज कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले 18 नंबर क्वेश्चन पर। किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उनमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, ऐसे शब्दों को हम किस रूप में जानते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, जो किसी शब्द के पूर्व में लग जाते हैं और उसका अर्थ बदल दें, ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग की संज्ञा देते हैं। क्या कहा जाता है, इनको उपसर्ग कहा जाता है, जो किसी शब्द के पूर्व यानी कि पहले लगते हैं। जब बात आती है किसी शब्द के अंत में, लास्ट में लग जाते हैं, बाद में लग जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, उनको हम कह देते हैं प्रत्यय। लेकिन बात यहाँ पर किसकी की गई है, पूर्व में लगने वाले शब्द, तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो जब गुण, दशा, स्वभाव या फिर कार्य का बोध कराया जाता है, ऐसे शब्दों को, ऐसे संज्ञा शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिससे किसी चीज का भाव व्यक्त हो रहा हो तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा का रूप दे देते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। साथ ही साथ दोस्तों बताइएगा, लाइव क्लासेस के लिए अगर आप लोग तैयार हों तो कमेंट करके बताइएगा। आप आपको डेली क्लास देंगे, लेकिन रात को लगभग 10 बजे लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग तैयार हो तो उस क्लास के लिए कमेंट करना मत भूलिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, अनुराग ने फल खरीदे में कौन सी क्रिया है। अनुराग ने क्या किया है, फल खरीदे हैं, और क्रिया हमने आपको बताई थी अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आपकी मुख्य रूप से क्या कहा गया है कि फल खरीदे गए, यानी कि कोई कर्म किया गया है, और जब कोई क्रिया कर्म के साथ आती है, कर्म के सहित होती है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया का रूप दे देते हैं। और हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, सकर्मक क्रिया उसे हम कह देते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन पूरे मॉक टेस्ट का, पूरे प्रैक्टिस सेट का यही है कि ऐसा शब्द आपको बताना है जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, जिसमें हम कभी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऐसा शब्द जो हो जाएगा वो क्या है, यहाँ पर ऐसा शब्द है जो सदैव हम एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन ही है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। करण कारक की विभक्ति क्या होती है। तो करण कारक की विभक्ति की बात करेंगे तो आप लोग दो रूप में जानते हैं, एक तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस रूप में जानते हैं, या उनके चिन्हों के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको चिन्ह के माध्यम से बताना है कि करण कारक की विभक्ति, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया के अंतर्गत आता है, तीसरे के अंतर्गत आता है, और करण से यानी कि से या फिर के द्वारा, ये दोनों आपके करण कारक के चिन्ह के रूप में, उनके जो मुख्य रूप से क्रिया के रूप में, या उनको बताने के लिए, दर्शाने के लिए से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट। जुड़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और क्वेश्चंस को समझते रहिए। कोई भी डाउट होने पर कमेंट करना मत भूलिएगा। लगातार क्लासेस के लिए जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सही शब्द है, इनमें से आपको सही शब्द का चयन करना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, एक चंद्र बिंदु या एक बिंदु आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन सिंह जो लिखा गया है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा गया। बाकी सभी में जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है वो पूरे वहां पर पूरी स्थिति को बदल देते हैं, पूरे जो शब्द को है वो अशुद्ध कर देते हैं। तो बिल्कुल शुद्ध शब्द आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु में कौन सा समास है। जब हम बात करते हैं जलवायु में समास की, तो आपको पता होगा जल और वायु, दूसरे शब्दों में कहेंगे तो जल और साथ में आपका बीच में लग जाएगा योजक चिन्ह, यानी कि आपका डैश लग जाएगा, फिर वायु।
तो जब हम किसी योजक चिन्ह का या बीच में और से दोनों होते हैं तो वहां पर आपका जो समास होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलवायु में आपका द्वंद्व समास होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के सटीक क्वेश्चंस के लिए, सटीक तैयारी के लिए जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कोई कुछ कहे हमें क्या। यहाँ पर आपको बताना है सर्वनाम क्या होगा। कोई कुछ कहे हमें क्या, ये किस प्रकार के सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि कोई कुछ कहे हमें क्या, कोई शब्द आ गया तो कोई के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हमको ये नहीं पता किसकी बात हो रही, निश्चयवाचक नहीं है, यानी कि अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी कोई भी सर्वनाम इससे रिलेट नहीं कर रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मान लेंगे। और पूरे 25 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लगातार प्रॉपर क्लासेस के लिए जुड़े रहिएगा। नोट्स, पीडीएफ्स व अन्य फॉर्मेट के सभी तैयारी के लिए जरूर जुड़ते रहिएगा। आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारी मोबाइल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी नोट्स बिल्कुल रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर सुपर टेट हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर। शेयर करना मत भूलिएगा डेली क्लासेस को पाने के लिए। गुड बाय, टेक केयर।